अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आप कंडक्टिविटी करियर इन एचआर सॉल्यूशंस का चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ आज एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक्चुअली किसी तारुफ के अपनी फील्ड में मोहताज नहीं है। खालिद रहमानी साहब, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इन द स्पोर्ट्स रीजन ऑफ कराची एंड पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद साहब से कि अपना तारुफ वैसे भी करवा दें और उसके बाद फिर हम सवालात के 2-3 सवालात आपसे करेंगे सर, प्लीज़। बस थैंक यू वेरी मच जी। मैं तो बिल्कुल ऑर्डनरी सा आदमी हूँ और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला मौका दे रहा है किसी किस्म के काम का, खिदमत का, क्योंकि हमारी जो एज है वो है पे बैक करने की। हमने पाकिस्तान ने हमें बहुत दिया, इज़्ज़तें भी दी और हर तरह से नवाजा, जो कि शायद हम उसके हकदार नहीं भी थे तब भी चीज़ें मिली हैं। अब हमारा पे बैक करने का वक्त है, उसमें कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत कि स्पोर्ट्स भी, सोशल साइड पर भी और फिलंथ्रॉपी की फील्ड में जो कुछ हो सकता है उसमें कम से कम अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। दैट वी विल ट्राई। सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए जो है ये बता दें कि आपका करियर किस तरह स्टार्ट हुआ, आपने कैसे आपका जो है वो करियर शेप हुआ, आप अभी जो कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं कि ये सब करने के काबिल आप कैसे हुए और अभी आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। देखिए, ज़ाहिर है कि हवाला जो है वो मेरा ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स का ही है। स्पोर्ट्स में टेनिस से शुरू किया। माय फर्स्ट लव वाज टेनिस। ब्रिलियंट। तो जब हम स्कूल में ही थे तो पहले टेबल टेनिस और फिर टेनिस खेलना शुरू किया। फिर कॉलेज में, फिर वो लकीली कुछ परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हुई तो ट्रैवल करने का भी मौका मिलता रहा। और जब वो 30s में पहुंचे तो उसकी पॉलिटिक्स जो है उसमें भी हिस्सा लेने का मौका मिला। थोड़ा सा चीज़ें समझ आने लगी कि भी किस तरह बेहतरी की जा सकती है। उसकी पॉलिटिक्स में आए और लकीली इलेक्शन लड़ते रहे और जीतते रहे, माशाल्लाह। तो वो फिर आदमी आगे बढ़ता जाता है। सही। फिर इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का मौका मिलता रहा। बीच में ऐसा वक्त आया कि जब जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला और ट्रैवल करने का। 4 कॉन्टिनेंट उनके साथ मैंने ट्रैवल किए हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। तो वो फिर एक कैरियर में जो डायमेंशन मिली मुझे, वो ऐसी मिली कि वो समझे वो सेटिस्फाई करने वाली थी। बाकी तो आदमी कर रहा होता है सब कुछ अपने फेम के लिए भी और पैसा कमाने के लिए भी, तो लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई कि जिसमें इंसान अगर काम करे तो वो आगे के लिए बहुत अच्छा है। अगर पे बैक सही तरीके से कर सकता है बंदा, तो उसमें कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत कि कोशिश करें और कुछ। सर, आपका माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात जो है वो विमेंस डे पे हुई थी, जो आपके गिर्द सर्किल है ख़वातीन का। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ अपना करियर देख रही हैं स्पोर्ट्स में, वो लाजमी जो है वो सर से कनेक्ट करें और हमारी सोशल मीडिया टीम आपको जो है वो कनेक्ट करा देगी सर खालिद से। सर, एक चीज़ जो है सवाल मेरे दिल में जो है ना बड़े अरसे से है और बड़ा चुभता हुआ सवाल है, और वो ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो स्पोर्ट्स करियर है ये जुए की तरह क्यों है? यानी जो चल गया वो चल गया, जो नहीं चला वो नहीं चला। कि ये क्या प्रॉब्लम है कि हम जो है वो अपने बच्चों को कभी भी सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह पाते कि यार हाँ, स्पोर्ट्स एक करियर है और उसके अंदर जाओ। आपने वाकई वो सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, जुए वाला। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ज़ाहिर है उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कौमें जिन्होंने तरक्की की है उनकी प्रायोरिटी में 3 चीज़ें होती हैं: एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। बिल्कुल। उनके बजट्स भी वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें प्रायोरिटी में सबसे नीचे ये 3 चीज़ें। जी हाँ। मेरा एक दोस्त है जो उमरकोट में रहता है। उसको मैंने कहा, यार मैं तेरे इलाके में टेनिस का कोर्ट एक बनाना चाहता हूँ। हम बनाते हैं हर महीने कहीं ना कहीं फ्री, बस चीज़ें दे देते हैं, इक्विपमेंट वगैरह। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, उसने कहा जी मेरे इलाके में उमरकोट की वैसिनिटी में, उसके जमींदार है वहाँ का, 40 स्कूल है और 40 के 40 बंद हैं और उसकी फीसें आती हैं गवर्नमेंट स्कूलों की, आधी तनख्वाहें वो ले जाते हैं, आधी हमें मिल जाती है। तो हमारे यहाँ जो है एजुकेशन हमारे यहाँ खड़ी है। फिर इकोनॉमिस्ट ने, जो वर्ल्ड का बड़ा फेमस मैगजीन है, उसने इस साल जून में वो एनुअली वो सर्वे करते हैं
ऐसे शहरों की वर्ल्ड के उसके उनके पैरामीटर्स हैं कि लिवेबिलिटी के एंगल से, मतलब हेल्थ को भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, फिर और दूसरी फैसिलिटीज को देखते हैं। तो 173 कंट्रीज का उन्होंने सिटीज का किया था, तो कराची 168वें नंबर पे जी आया। हाँ, बिल्कुल ये बात तो आप तो हम ये नहीं कि हमारे उस लेवल पे हम खड़े हुए हैं, तो अब वो हमारे यहाँ जो है वो ना स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। पिछले हफ्ते मैं लाहौर में था और लाहौर के अंदर उन्होंने इतना आला पंजाब गेम्स ऑर्गेनाइज किए। एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था वो उनकी फैसिलिटीज़ थी। जी हाँ, उन्होंने जो स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, जिम्नेजियम्स बनाए हुए हैं, वेलोड्रम है और फैसिलिटीज़ हैं, टेनिस, दूसरे खेलों की 50 खेलों की, वो इतनी बेहतर है। और वहाँ लोग इस चीज़ को, उनमें शऊर आ चुका है कि ये हमारी चीज़ है, इसको बचाना है। और हमारे यहाँ कराची में जो भी फैसिलिटी बन जाती है और उसका बेड़ा गर्क डे वन से शुरू हो जाता है। तो हम उस पर, इसलिए हम अपने बच्चों को कह नहीं सकते हैं कि भाई आप इस पर कैरियर बनाओ, जो आपका सवाल है ना। तो हम अगर उनको ये चीज़ कहेंगे तो हम, इसका मतलब ये है कि हम सही कह उनके रहे साथ भी ज्यादती करेंगे। अच्छा, बिल्कुल फिर जो फेलियर जो है वो मेरी जनरेशन का है, आपकी जनरेशन का नहीं है। हम नहीं दे सके, हम डिलीवर नहीं कर सके। वी शुड एक्सेप्ट दैट कि हमारी जो जनरेशन है, जो कि गुज़िश्ता 30-40 साल से ड्राइविंग सीट पे थी, अब हम रिटायर हो गए, तो हम लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। अब अगली जनरेशन को हम पास ऑन क्या करेंगे? तो हमारा तो ये हाल है कि हम मजीद नीचे को जा रहे हैं। सर, ये बात आपने बड़ी जो है वो ब्रेव ब्रेव बात थी है कि मतलब, लेकिन बहरहाल मतलब आपके कंट्रीब्यूशन को भी हम जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकते। आपने अकेले ने अच्छा खासा काम किया है, इसके बारे में हमें पता है फर्स्ट हैंड। और जब आप लोग ये कर रहे हो सोशल मीडिया टीम, तो आप जो है वो सर की एक बायोग्राफी भी जो है उसके साथ आप लोग पब्लिश कीजिएगा प्लीज़, ताकि लोगों को पता लगे कि सिंगल हैंडेडली क्या क्या किया जा सकता है अगर कोई ठान ले करने की। ये तो आपकी मोहब्बत है बस, लेकिन हकीकतन ये है कि वी कुड नॉट डिलीवर प्रॉपरली, वी कुड नॉट डिलीवर। हमारी जनरेशन नहीं कर सकी है, हकीकत बात है। लेकिन अब हमारे ऐसी कंट्रीज हमने देखी हैं जो कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो हमसे बहुत नीचे थे। अब कई कंट्रीज हैं, कोरिया वगैरह की तो मिसाल भी दी जाती है, तो वो हमें फॉलो करते थे, एक ज़माना था। बिल्कुल और बांग्लादेश जो है, जो कि जिसका टका जो था वो ऐसा था कि दुनिया के गरीब तरीन 12 मुल्कों में बांग्लादेश था। अब उनकी करेंसी हमसे ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही अंदाज़ा कह करें, जब एक एक कौम जो है वो काम करना चाहे तो वो कर सकती रहे हैं। बिल्कुल है। एक, जो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, कि एक पठान या कोई एक सिंधी एक बस खरीदता है या एक रिक्शा लेता है, और उसका वो किस्तों पे, वो किस्तें उसकी अदा करता है, अपने घर की रोटी भी निकालता है, और 1 साल में 2 साल में वो दूसरा रिक्शा भी ले लेता है। सही बात है। और हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे अगर 40-40 लाख की बस आ जाती है, वो 1 साल बाद जब वर्कशॉप पे जाती है तो वो फिर बाहर वापस नहीं आती, उसके टायर भी निकल जाते हैं, इंजन भी निकल जाते हैं। और कि सर, ये जो हमारे यहाँ एक मसला है मेल न्यूट्रिशन का। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये जो स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं उनकी प्रॉपर फूड मैनेजमेंट, जिसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होती है, आपके ख्याल में इसका कितना इम्पैक्ट है बच्चों की फिजिक के ऊपर? और जो ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे वो अभी वो था बच्चा जिसने जैवलिन थ्रो की, अभी वॉज अ वेरी गुड चैप, मगर वो उस तरह उधर परफॉर्म नहीं कर पाया। ये जो है इसका ज़्यादा ताल्लुक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से है, या इनफैक्ट इसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो मेल न्यूट्रिशन से है? देखिए, मेल न्यूट्रिशन जो है ना, वो तो है, वो इशू तो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये इशू इसलिए है कि देखें, हमारे यहाँ जो रिच फैमिलीज है ना, एलीट क्लास जो कहलाती है, सो कॉल्ड, ये स्पोर्ट्स को करते हैं, लेते हैं नॉट फॉर द के हाईएस्ट लेवल पे जाना है। जी, ये जूनियर लेवल पे अच्छा करते हैं कि हॉबी अमेरिका हॉबी में, यूरोप हॉबी में होती है इनकी। उनको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल जाए। बिल्कुल जो एक्सेल करता है वहाँ चला जाता है, टेनिस में और बास्केटबॉल में तो है ही यही। सही। लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन है, ये पाकिस्तान में इशू रहेगा अभी, क्योंकि हम बहुत बड़ी परसेंटेज है, मुझे सही फिगर नहीं पता है, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन से जो नीचे जो लोग रह रहे हैं, वो तो ना सही खाना खा सकते हैं, ना उनको सही पानी मिलता है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इवन वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं वो लिवेबल भी नहीं होती। तो उनका तो इशू खाना है।
और खाना वो नहीं है कि जो हाइजीनिकली जो है वो सही हो, जो भी हो। तो इसलिए ये उनके साथ तो इशू रहेगा। अब आ जाए दूसरी तरफ के कि हमारे यहाँ तो जानवरों को भी सही फूड नहीं देते। आप मैं आपको बताऊं कि रानी बाग है हैदराबाद में, जहाँ पर उन्होंने वो जानवर वगैरह सब रखे हुए हैं, शेर भी है, बंदर भी है और हिरन भी है। और वो हमारा दोस्त वहाँ पर लगा हुआ था, और रोज़ाना जो उनका फ्रूट आता था पैसे बचाने के लिए, और गोश्त जो आता था, अब मैं हालांकि मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त है था वो, अब तो वैसे पुरानी बात हो गई, कि सड़े हुए केले, सड़ा हुआ फ्रूट जो बंदरों के लिए, जानवरों के लिए, और गोश्त भी, गोश्त नहीं गाय का, उसकी जगह वो उसके फेफड़े, वो फलानी चीज़ें जो है वो क्वांटिटी पूरी करनी, उसको फूड कर रहे हैं। तो इंसानों का तो आप समझ लें कि हम कहाँ बैठे हुए। अनफॉर्चुनेट है, ये एक फैक्टर है। लेकिन मैं अब आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, जो जीन्स होते हैं ना वो वेरी करते हैं। यूरोप में, अमेरिका में बच्चा फिजिकली मजबूत हो जाता है जब वो 16 साल का होता है, हमारे रीजन में नहीं होता है। पाकिस्तान में अगर नीचे कराची में, अगर सिंध में आप देखें तो हमारे बच्चों के लंग्स जो हैं कमजोर हैं। इवन अगर वो कराची से बाहर भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लांडी से आगे चले जाएं तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन उनके भी लंग्स कमजोर हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और अच्छा फूड नहीं मिलता है। अच्छा, अब ये जो एक्सेप्शंस आते हैं ना, जैसे हमारा एक बच्चा है जिसने जेवलिन में इतना अच्छा किया, एक ने जो वेट लिफ्टर था उसने जी जी जी, इतना अच्छा किया, बट साहब जो थे वो एक्सेप्शन होते हैं जी। वो एक्सेप्शन हर मुआशरे में होते हैं। वो कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर निकलता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करता है, वो लकीली उसको चीज़ें भी सही मिल जाती हैं खाने के लिए, तो वो जब फिर वो रिजल्ट देता है। हमारे रीजन में यही है। वरना वर्ल्ड का अगर आप देख लें स्टैटिस्टिक्स, जिन लोगों ने परफॉर्म किया है, ये मेडल ले रहे हैं, वो रिच कंट्रीज हैं, या वो कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखा है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और सर आखिरी क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वो मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता आपका। हमने आज मौका कैश किया है, बाय द वे आप लोगों को बता दें। अब खालिद साहब जो हैं वो अवेलेबल थे, और हमने इनको जो है वो फ़ौरन रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि जी अभी इंटरव्यू करना है आपका, तो थैंकफुली इन्होंने जो है वो टाइम दे दिया। सर आखिरी क्वेश्चन आज का ये है कि अगर हम बच्चों को गाइड करें कि जी आप अपनी करियर बनाएं स्पोर्ट्स में, तो उसको उसके बारे में क्या एडवाइस दें सर हम? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त जो कि स्पोर्ट्स की तरफ अपने बच्चों को लाते हैं, उनको हम कहते हैं भाई अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 एजुकेशन को रखना। बिल्कुल। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, देखें पाकिस्तान के, आपको पता है कि ओलंपिक में मेडल्स बहुत कम है। जी हाँ। 18 साल से हमने एक जीरो मेडल भी नहीं ली, यानी जीरो मेडल पे है। 18 साल एक बहुत होते हैं, कंट्रीज छोटी सी कंट्री भी ले लेती है, सही बात। तो ओलंपिक का मेडल नहीं मिला। और हॉकी में जब, जिसमें हम मेडल लिया करते थे, वो ज़्यादा मेडल हमारे बॉक्सिंग में और हॉकी में है। जी हाँ। वो इस हालत में हम पहुंच गए हैं कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया हमने। 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होने हैं, उसमें पाकिस्तान हॉकी ने क्वालिफाई नहीं किया। एक आउटसाइड चांस अभी एक है, शायद कोई दूसरी कंट्री भी अच्छा ना परफॉर्म करे तो शायद हमारी जगह बन जाए, अदरवाइज नहीं है। तो अच्छा, अब वो जब बॉक्सिंग की बात मैं कर रहा था, लियारी से बड़े अच्छे अच्छे बॉक्सर निकले। अब उनका एक बॉक्सर स्टील मिल से अभी उन्होंने निकाला है, जो कि उसकी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड था 30,000 रुपये महीने पर। पाकिस्तान का बॉक्सिंग का ओलंपियन रशीद, आप अंदाज़ा करें कि जब वो, मैंने उससे गुफ्तगू की और मैंने थोड़ा सा मीडिया में उसको हाईलाइट किया, तो पीटीवी ने इस्लामाबाद ने, उन्होंने कहा कि इस बंदे को मेरे पास भेज दो इस्लामाबाद, हम उसको वहीं रखेंगे और 40,000 रुपये देंगे, और साथ में उससे काम कोई भी नहीं लेंगे। तो आप अंदाज़ा करें, ओलंपियन अगर दूसरे ने, किसी ने कहा भी है तो 40,000 का है। अब 40,000 रुपये में तो आज आप सूखी रोटी भी नहीं खा सकते। सही बात है, फैमिली क्या चलाएंगे। तो ये हालात हैं हमारे ओलंपियंस के। अच्छा, फिर हमारे टेनिस में जो, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले हैं, उन्होंने अपना करियर टेनिस में बनाया। यकीन, आई एम टेलिंग यू कि वो पिछता रहे हैं आज। अब रिटायरमेंट की एज में है, और वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि जी हमें हॉस्पिटल में हमें जाना है।
हमारी ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ना वो अपने अगली जनरेशन को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी एजुकेशन है, सेकंड प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को लेकर अगर चलेंगे बच्चे, ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान में अगले 10 साल के लिए। तो अगर कोई इतना फ्यूचर को तो मैं नहीं देख सकता, तो लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि 10 साल में हम बहुत अच्छा नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे लेवल पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जो कहा जाता है ना अपने हिस्से का चिराग जलाओ, दैट वी हैव टू डू। वो हर बंदा कोशिश करे तो कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बड़ा अच्छा कंडूसिव किस्म की गुफ्तगू रही। इस छोटे से नोट के साथ कि यार जब हम अभी जर्नी हमारी जारी है, ठीक है ना, हम एक कौम बनने के प्रोसेस में हैं। अभी जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, उनमें से एक स्पोर्ट्स भी है। तो जैसे कि कलीम साहब ने कहा कि भाई एक्सेप्शंस होती हैं, वो तो आती रहेंगी और उनको हमें सपोर्ट देना है। और बाकी ये है कि जो बच्चे अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, वो पहली प्रायोरिटी अपनी जो है वो एजुकेशन को रखें। और इसी के साथ सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, वो मैं आप ऐड ये देखें, जो स्पोर्ट्स जो है ना, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक एंगल से, एज ए प्लेयर, एज ए एथलीट। हम बड़ी ब्लीक सिचुएशन है, लेकिन स्पोर्ट्स जो है उसकी एक डायमेंशन नहीं है, उसकी तो 50 डायमेंशन है। एज ए अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, जैसे हमारा फुटबॉल है, वो फीफा वर्ल्ड कप में अब कतर में भी वही यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, उसमें हमारे लोग दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर स्पोर्ट्स जो है अगर उसके क्लब्स बना लेते हैं, मेरी अपनी अकेडमीज़ हैं और उसमें मैं बहुत वेल ऑफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मैं कमा रहा हूँ कि मैं आई कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी इजीली। इन चीज़ों में जो आएगा, अपने जिम बनाएगा। अब फुटसॉल है, फुटसॉल का एक ग्राउंड बनाना जो है उसमें 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो आप 1 साल के अंदर आप रिकवर कर जाते हैं अगर आप अपना बना लें। तो आज ये सिचुएशन है, अगर ये और बढ़ भी जाएगा तो एक्सपेंड भी होगा। इसी तरह हर चीज़ की एकेडमीज जो है, मार्शल आर्ट्स की मैं आपको बात बता दूं, मार्शल आर्ट जो है वो 12-15 है और साइंटिफिक एक्सरसाइजेस करते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें बच्चा जो है बड़ा हेल्दी भी रहता है, और उसमें जो लोग कोचेस काम कर रहे हैं वो प्लेयर नहीं बना रहे हैं, लेकिन हेल्दियर नेशन बनाने में बहुत आला वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस एंगल से वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एज ए एथलीट अगर कोई सरवाइव करना चाहे, अपना ब्रेड एंड बटर बनाना चाहे, तो मैंने उसी एंगल से सिर्फ कहा था कि उसमें मसाइल है। सही है, बिल्कुल सही है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।